देखिए बच्चों, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। आप सभी लोगों ने ये वर्ड सुना भी है। ये चैप्टर क्लास 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा था। अगर आप एसएससी बोर्ड में हो तो अच्छी बात यह है कि क्लास 9th में भी इसका डिस्कशन किया गया था। मैं अगर पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, पीरियोडिक एंड टेबल। यहाँ पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई पीरियोडिक का क्या मतलब आपके दिमाग में आता है, क्या चीज ये पीरियोडिक सुन के आपके दिमाग में आता है, तो आपके मन में जब पीरियोडिक वर्ड सुनते हो तो उससे आना क्या चाहिए, रिपीटिशन। कैसे रिपीटिशन? जैसे फिजिक्स में एक पेंडुलम होता था। ये पेंडुलम क्या करता था कि ये खुद को रिपीट करता था। पहले माना वो एक लेफ्ट साइड में गया, ये ऐसे लेफ्ट कॉर्नर में गया, फिर ये अपने मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन पे जाने के बाद वो राइट कॉर्नर में गया। इस तरीके से तो ये क्या करता था कि अपने मोशन को रिपीट करता था। एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो रिपीटिशन करता था। किस चीज का रिपीटिशन करता था? अपने मीन पोजीशन का। तो वैसे ही पीरियोडिक का मतलब अपने दिमाग में रखना है, क्या रखना है? रिपीटिशन ही रखना है। पीरियोडिक का मतलब रिपीटिशन आपके दिमाग में आना चाहिए। दूसरी बात, क्या मतलब होता है टेबल का? टेबल जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? वो होता है अरेंजमेंट। टेबल का यहाँ पर क्या मतलब होता है मेरा प्यारा बच्चा? अरेंजमेंट। आप लोग लेट मत आया करो, टाइम पे आया करो बेटा, ठीक है। तो टेबल का मतलब क्या हो गया? अरेंजमेंट। ये चीज हमने लिख लिया। तो पीरियोडिक एंड टेबल, तो कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट होगा और उसी चीज का रिपीटिशन होगा। क्या होता है पीरियोडिक में? रिपीटिशन होगा किसका, पहले ये समझ लो। रिपीटिशन होगा प्रॉपर्टीज का। रिपीटिशन होगा प्रॉपर्टीज का। और अरेंजमेंट किसका किया जाए? जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए। ऐसे वैसे नहीं, एक स्पेसिफिक पैटर्न में, इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज किया जाए। वैसे भी अगर मैं टेबल की बात करूं तो टेबल का मतलब अरेंजमेंट ही निकल के आता है। याद करो, जैसे मैं कहूं कि टू की टेबल सुनाओ तो आप बोलते हो 2 1 2 2 2 4। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न है, दो के बाद दो दो ऐड होता चला जाएगा, एक यूनिक पैटर्न में चीजें आप सॉल्व कर रहे हो। और रिपीटिशन का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज। तो एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें प्रॉपर्टीज जो हो, और प्रॉपर्टीज किसकी? एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हो वो क्या करे? रिपीट करे। ऐसे अरेंजमेंट को ही तुम क्या नाम दोगे? पीरियोडिक टेबल। मतलब अगर तुम पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करना चाहते हो तो पीरियोडिक टेबल को कैसे डिफाइन करोगे? आप कहोगे इट कैन बी डिफाइन एज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट की मदद से। इट कैन बी डिफाइन एज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा ऐसा नहीं, इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करोगे, इन अ स्पेसिफिक पैटर्न या इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जैसे आपने पढ़ा होगा 10 में इंक्रीजिंग मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ऐसे अरेंज किया गया था। जब हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में, सच दैट कुछ इस तरीके से, सच दैट दे रिपीट देयर प्रॉपर्टी। जब वो क्या करे? रिपीट करना चालू कर दे। दे रिपीट देयर प्रॉपर्टीज, दे रिपीट देयर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। ये हो गई मेरा प्यारा बच्चा पीरियोडिक टेबल की डिफिनेशन। एक बार सभी लोग पीरियोडिक टेबल की डिफिनेशन देख लें, फिर मैं इसको प्रॉपरली आप लोगों को क्या कर देता हूं? समझा देता हूं। सुनिएगा, हमने कहा क्या मेरा प्यारा बच्चा कि पीरियोडिक टेबल जो होता है, पीरियोडिक टेबल एक अरेंजमेंट है एलिमेंट का कुछ स्पेसिफिक पैटर्न में। जैसे कि तुमने माना कि तुमने एलिमेंट को अरेंज किया, जैसे तो याद करो तुम ऐसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तुम मॉडर्न में ऐसे ही तो कुछ अरेंज करते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तुम देखते हो कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद इन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है सेम है, इनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। तो ऐसा कोई भी अरेंजमेंट एलिमेंट का जिसमें अगर हम एक स्पेसिफिक पैटर्न के हिसाब से उनको अरेंज करें तो वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करें, ऐसे अरेंजमेंट को हम एक नाम देते हैं। किस नाम से? पीरियोडिक टेबल के नाम से। व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल? Periodic table can be defined as the arrangement of the elements in a specific pattern such that they repeat their property after a regular interval. एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करें, ऐसा अरेंजमेंट जो एलिमेंट का होता है उसी अरेंजमेंट को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। और
उस अरेंजमेंट को तो तुम कहोगे पीरियोडिक टेबल। एंड दिस रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एंड दिस रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, और जो ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, एंड दिस रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज नोन एज, कोई बोलेगा किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड, इसे हम लोग जानते हैं किस नाम से मेरा प्यारा बेटा? उसे हम लोग जानते हैं पीरियोडिसिटी। वी नो बाय द नेम ऑफ पीरियोडिसिटी, उसे हम पीरियोडिसिटी के नाम से जानते हैं। अब जब इतनी चीज आपको थोड़ा समझ में आ गई, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये हमारे सामने कुछ अर्ली अटेम्प्ट्स हैं, मतलब जो पीरियोडिक टेबल थी, उस पीरियोडिक टेबल में शुरू में कैसे क्लासिफाई किया गया था वो उसी को लेके दिया गया है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो लेवाइजर ने किया। देख रहे हो इन साइंटिस्ट को, पहले किस तरीके से रहते थे ये लोग, कैसे पहनावा होता था, बहुत पुराने टाइम का है। तो पुराने टाइम में जो लेवाइजर थे, इन्होंने जो एलिमेंट था उसको दो हिस्सों में बांटा, मेटल एंड नॉन मेटल। वैसे तो बांटने के और भी आधार थे, वो अर्थ के बेसिस पे, गैस के बेसिस पे, ऐसे भी डिवाइड किए थे, लेकिन हम लोग अपने बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुक के हिसाब से केवल इतना याद रखेंगे कि उन्होंने एलिमेंट को दो हिस्सों में बांटा, मेटल और नॉन मेटल। तो सबसे पहले जो लेवाइजर थे, इन्होंने एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट नोन थे, बहुत ज्यादा तो नहीं थे लेकिन कुछ ही जो नोन थे, उनको मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे क्लासिफाई किया। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन आप सब लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो, उसको बोलते थे डॉबर्नियर ट्राइड। नाम से पता चल रहा है, ट्राइड का मतलब तीन, ट्राई का मतलब होता है तीन। देखो जैसे ये तीन तीन पर्सन है, कैल्शियम, स्टॉन्टेनियम, बेरियम, ऐसे करके इन्होंने तीन तीन का पैटर्न लिया। जैसे उन्होंने तीन तीन का पैटर्न किस तरीके से लिया, जैसे इन्होंने ले लिया लिथियम, इन्होंने ले लिया सोडियम, इन्होंने ले लिया पोटेशियम। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो था, उनको उन्होंने तीन के एलिमेंट को, तीन एलिमेंट के अरेंजमेंट को कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि पहले और लास्ट का जो एवरेज मास था वो मिडिल के इक्वल था। मतलब जो ट्राइड था, वो ट्राइड था क्या, वो एक्चुअली में क्या था, कलेक्शन ऑफ थ्री एलिमेंट, या कह सकते हो ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। तीन एलिमेंट्स का क्या था मेरा परामर्श, ग्रुप था। अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जिसको अरेंज किया गया था कैसे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया गया था। सच दैट, कुछ इस तरीके से, सच दैट दे रिपीट देयर प्रॉपर्टी, सॉरी सच दैट द एवरेज मास ऑफ, सच दैट द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, कुछ इस तरीके से कि जो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट था, द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज इक्वल टू, वो क्या था मेरा बच्चा, इक्वल होता था, इज इक्वल टू मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। वो मिडिल एलिमेंट के मास के क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था। कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया था। जैसे एग्जांपल देखो, लिथियम का मास 7 होता है, सोडियम का मास 23 होता है, पोटेशियम का मास 39 होता है। अब अगर तुम एवरेज निकालो किसका, पहले और लास्ट का, एवरेज कैसे निकालते हैं, एलिमेंट के मास को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई 2 करो। तो जैसे डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो देखोगे कि मास कितना निकल के आ रहा है, 23, और वो 23 मास किसके इक्वल था, सोडियम के। तो इन्होंने ऐसे ही तीन तीन करके ग्रुप बना लिए, और तीन तीन करके ग्रुप बनाए। इन्होंने कहा कि पहले और लास्ट का जो एवरेज मास होगा वो मिडिल वाले के भैया इक्वल होगा। अच्छा जी, केवल क्या यही थे, नहीं और थे, जैसे कैल्शियम, स्टॉन्टेनियम, बेरियम, कैल्शियम, स्टॉन्टेनियम एंड बेरियम। अब अगर इनको देखो तो यहाँ पैटर्न लिखा है, 40 मास था, 88 था, 137 था। तो इन दोनों का जब एवरेज मास निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल आएगा, जरूरी नहीं कि बिल्कुल इक्वल ही आया, थोड़ा थोड़ा मतलब जस्ट उसके आसपास आया। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर देखोगे एक और ट्राइड आपको मिल जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का क्या किया गया, पहले और लास्ट का एवरेज मास निकाला गया, तो लगभग लगभग वो किसके इक्वल निकल के आया, मिड वाले के इक्वल आया। तो अप्रोक्सीमेट वो मिड के इक्वल आ रहा था। तो उस समय तो भाई पीरियोडिक टेबल बनी नहीं थी बहुत सारी, तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने ये कहा कि जरूर ऐसा कुछ है कि तीन तीन के एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। उन्होंने कहा कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं।
क्यों सिमिलर शो कर रहे हैं? क्योंकि पहले और लास्ट का जो एवरेज मास है वो मिडिल के इक्वल है। आजकल तुम देखते हो कि आदमी जब भी कोई खाली बैठता है तो पैटर्न कुछ बनाने की कोशिश करता है कि अच्छा क्या ये कोई पैटर्न बना रहा है क्या। ऐसे ही लोग सोचते थे पहले भी कि क्या ये कोई पैटर्न बना रहे हैं। तो उस समय उनके मन में आया होगा कि हाँ यार पहले और लास्ट का जो एवरेज मास है वो मिडिल के इक्वल आ रहा है। फिर एक दो में और ट्राई किया कि पहले और लास्ट का जो एवरेज मास था वो मिडिल के इक्वल आ रहा था। लगभग कई में ये मैच कर गया कॉन्फिडेंटली। जब कई में मैच कर गया तब उन्होंने ये ट्राइड दे दिया लोगों के सामने, कहा कि नहीं ऐसा कुछ होता होगा। तो उस समय चूंकि साइंस बहुत कम लोग जानते थे तो वो लोग वैल्यू करते थे कि अच्छा हाँ यार कुछ तो पैटर्न मैच कर रहा है, जरूर ये बात होगी। लेकिन वो पीरियोडिक टेबल एक समय के साथ धीरे धीरे फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि पहली बात कि कुछ एलिमेंट थे, एटॉमिक मास ऑफ 3 एलिमेंट ऑफ सम ट्राइड्स आर ऑलमोस्ट सेम। उन्होंने कुछ ट्राइड ऐसे भी दिए कि जिनमें उनके एटॉमिक मास लगभग लगभग सेम थे, एवरेज के इक्वल छोड़ो, तीनों का लगभग लगभग सेम था, तो एवरेज का कोई मतलब ही नहीं था। इसके अलावा जैसे नीचे एग्जांपल लिए हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, मास लगभग लगभग सेम होता है, जबकि ट्राइड में उन्होंने दिया था और वो केवल कुछ ही एलिमेंट तक अप्लीकेबल था, देयरफॉर डिस्कार्डेड। मतलब ये जो ट्राइड वाली थ्योरी थी कि हर 3 एलिमेंट का अरेंजमेंट पहले और लास्ट का एवरेज मास के इक्वल होगा और इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, ऐसा कुछ ही एलिमेंट पे अप्लाई हो पाया। जैसे एक ट्राइड तुम ये देख रहे हो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, एक ट्राइड यहां देख रहे हो तुम लोग जिसमें कैल्शियम, स्टॉन्टेनियम, बेरियम की बात कर रहे हैं, एक ट्राइड ये तुम देख रहे हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात कर रहे हो। कुछ को छोड़ दें अगर तो ये पैटर्न सब पे अप्लाई नहीं हो पाया। क्योंकि ये पैटर्न सब पे अप्लाई नहीं हो पाया इसीलिए ये पीरियोडिक टेबल उतनी सक्सेसफुल नहीं रही और डवर्नियर ट्राइड को डिस्कार्डेड कर दिया गया। फिर हमारे सामने एक नई पीरियोडिक टेबल आई। अब मेरे सामने जो एक नई पीरियोडिक टेबल आई उसे हम लोग जानते हैं किस नाम से? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। न्यूलैंड्स साइंटिस्ट का नाम था जॉन न्यूलैंड्स, आप इमेज देख रहे होंगे। 1863 में इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। इन्होंने दिया क्या एक्सप्लेनेशन, क्या कहा इस पीरियोडिक टेबल को लेके? इन्होंने अगर पीरियोडिक टेबल तो भी उस साइड देखोगे तो उस साइड प्रॉपर पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप अगर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की पीरियोडिक टेबल अगर देखें तो इस पीरियोडिक टेबल में तुमको देखने को मिलेगा कि इन्होंने पहली बार, मतलब एक बात समझ लो कि भले मॉडर्न पीरियोडिक आज के टाइम में चल रहा हो लेकिन न्यूलैंड्स जो थे इनका जो रोल है पीरियोडिक टेबल में वो सबसे ज्यादा माना जाता है। ये पहले वो आदमी थे जिन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी दी, एक पैटर्न में कोई थ्योरी का, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, दैट इज द मेंडलीव। लेकिन इन्होंने भी एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक पैटर्न देने की कोशिश की। ये नहीं कि इनका बहुत ज्यादा रोल है, ये भी डिस्कार्डेड कर दिए गए, उतना ज्यादा रोल नहीं, इनसे कहीं ज्यादा रोल मेंडलीव का था, लेकिन तब भी एक थोड़ा सिस्टमेटिक पैटर्न तो इनके में था। इन्होंने किया क्या? इन्होंने 3-3 का एक अरेंजमेंट दिया। सॉरी मैं थोड़ा रॉन्ग बोल गया, आई एम रियली सॉरी। 2 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा आपसे स्टार्ट करता हूँ। हाँ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो होता था मेरा प्यारा बच्चा, वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में जैसा नाम से पता चल रहा है, ऑक्ट, ऑक्ट का मतलब 8। इन्होंने 8-8 एलिमेंट, 8-8 के बाद एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर माना हमने लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ लिख दिया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ हमने लिख दिया बोरॉन, एल्युमिनियम, यहाँ लिख दिया हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, यहाँ कार्बन, सिलिकॉन। ठीक है, एक मिनट बेटा, बस एक मिनट, थोड़ा सा ऑर्डर गड़बड़ हो गया है। अब इन्होंने अरेंजमेंट क्या किया मेरा अच्छा, जैसे बोरान, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब इस पैटर्न को देखो। अब इन्होंने ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक पैटर्न लिया, कौन सा? सारे गामा पा वाला, मतलब म्यूजिकल नोट्स पे। आप लोग जानते हो कि म्यूजिकल नोट्स पे कुछ ऐसा ही चलता है। जैसे हम देखते हैं कि हर 7 के बाद 8वां जो होता है वो अपने को रिपीट करता है। मतलब जो इनकी पीरियोडिक टेबल थी वो एक्चुअली में किस पर बेस्ड थी मेरा प्यारा बच्चा? वो बेस्ड थी म्यूजिकल नोट्स पे बेस्ड थी। अच्छा भैया, जैसे कि अगर मैं ये पहला एलिमेंट मान लूं, अगर मैं इसे पहला एलिमेंट मान लूं, फर्स्ट मान लूं, तो देखो ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। ये कौन सा एलिमेंट आएगा? 8th आएगा। अगर आप इसे फर्स्ट मानो
तो देखो आठवां कौन सा आ रहा है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, तो ये आठवां आ रहा है। तो जो ऑक्टेव थे, इन ऑक्टेव का ये कहना था कि एलिमेंट्स को जब अरेंज करते हैं हम इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग, उस समय एलिमेंट बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जब उसको इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया गया तो देखा गया कि एवरी अर्थ एलिमेंट, हर आठवां एलिमेंट जो होता था, एवरी अर्थ एलिमेंट क्या करता था मेरा प्यारा बच्चा, रिपीट करता था अपनी प्रॉपर्टी। एवरी अर्थ एलिमेंट रिपीट देयर प्रॉपर्टी, वो क्या करता था, रिपीट करता था। क्या रिपीट करता था, अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करता था मेरा प्यारा बच्चा। ये था इंक्रीजिंग मास में। जैसे ये पहला है तो ये आठवां है, ये अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे, ये पहला है, ये आठवां है, ये अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे। इन्होंने कहा जैसे कि म्यूजिकल नोट सारे गा मा पा एक साथ के बाद फिर आठवां रिपीट करता है, वैसे ये भी अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेंगे। लेकिन ये भी आखिरी में डिस्कार्डेड कर दिया गया, ये भी आखिरी में फेल हो गई थ्योरी। इनका जो ये पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट था वो भी धीरे धीरे फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, एक तो सबसे बेसिक रीजन ये था कि ये थोड़ा फिलॉसफी ज्यादा ही दे दिए। फिलॉसफी ज्यादा का मतलब वो सारे गामा वाला पैटर्न वो थोड़ा फिलॉसफी में थोड़ा ज्यादा चले गए, तो फिलॉसफी में जाने के कारण इनकी पीरियोडिक टेबल थोड़ी फेल भी हो गई। कुछ और बेसिक रीजन, ये केवल अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, इनकी जो ये पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट था वो जो अप्लीकेबल हो रहा था वो कैल्शियम तक ज्यादा अप्लीकेबल हो रहा था। मतलब यहां तक तो देखने को मिला कि हाँ आठवां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, बाकी और भी एलिमेंट थे, ऐसा नहीं था उसमें और एलिमेंट नहीं थे। देख रहे हो तुम कितने सारे एलिमेंट थे, 8 ही 8 के पैटर्न में अरेंज किया है सबको, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी की रिपीटिशन वाली थ्योरी है वो हर जगह पे नहीं अप्लाई हो पाई। तो एक तो इसलिए फेल हो गया कि ये भैया लिमिटेशन क्या था, फेल क्यों हो गया, क्योंकि ये केवल कैल्शियम तक अप्लीकेबल था। दूसरी चीज, प्लेस 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट, ये क्या कर रहे थे, दो दो एलिमेंट को सेम स्लॉट में डाल रहे थे। देखो यहाँ पर तुम लोग अगर ये टेबल देख रहे होगे तो यहाँ पर देखो, जैसे लैंथानियम एंड सेरियम, ठीक, ये एलिमेंट आ गया, प्लेटिनम एंड इरिडियम, ये दो एलिमेंट आ गए, कोबाल्ट एंड निकल, अब इनको देखो एक ही में डाल दिया। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, आप जब पीरियोडिक टेबल बना रहे हो इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हो, ये पीरियोडिक टेबल बेस किस पर है, इंक्रीजिंग मास पर। तो अगर इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग तो पीरियोडिक टेबल बना ही रहे हो तो फिर अलग अलग रखो ना, इनका सबका मास कहाँ सेम था, मास तो अलग अलग था। लेकिन इनकी एक सेकंड लिमिटेशन भी थी कि इन्होंने क्या किया कि सेम स्लॉट में दो दो एलिमेंट को भी रख दिया, ये भी इनकी एक लिमिटेशन थी। अगला, वर्क ओनली विद लाइटर एलिमेंट, इन्होंने केवल लाइटर एलिमेंट को ही सेलेक्ट किया। उस समय भी कुछ हैवी एलिमेंट थे, मतलब ऐसा नहीं था कि जिन एलिमेंट का मास बहुत ज्यादा था वो उस समय डिस्कवर नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम बात कर लो रेडियम, एक रेडियम की बात कर लो, रेडियम तो ट्राइड के टाइम में भी था ना, देखा नहीं था ट्राइड में स्टॉन्टेनियम, बेरियम, रेडियम। इनकी पीरियोडिक टेबल में तो मुझे कहीं रेडियम दिख नहीं रहा, देखो कहीं इनकी पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है कि रेडियम। तो उससे क्या पता चला कि इन्होंने कुछ हैवी एलिमेंट को, भाई जो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर्टी, वो तो पीरियोडिक टेबल से हटा ही दिया। तो ये बात थोड़ी चलने वाली यार कि तुम जो हल्के हल्के एलिमेंट है उनके साथ वर्क कर लो और जो हैवी एलिमेंट है उनको कंसिडर ही ना करो। तो इन सारे रीजनों के कारण ये पीरियोडिक टेबल क्या हो गई, फेल हो गई। तो बेसिक जानकारी आप ध्यान रखिए। मैं लास्ट में कोशिश करूंगा कि मैं एक क्विज कराऊंगा, देखूंगा कि तुम लोग क्वेश्चन याद कर पा रहे हो कि नहीं याद कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब आए जो एक्चुअली में जिन्होंने ईमानदारी से और मेहनत से बहुत अच्छा काम किया, जिनका नाम था मेंडलीव। एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल का जो रोल है, एक एक्चुअल में जो रोल सही दिया गया वो मेंडलीव को ही जाता है। मेंडलीव को भैया क्यों जाता है रोल, मेंडलीव वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया मेरा प्यारा बच्चा, एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिया, जिन्होंने एलिमेंट को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया सबसे पहले। बाकी कोई कैसे भी अरेंज कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया। बात नंबर 1, शायद इनका रोल इतना ज्यादा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भले मॉजले ने डिस्कवर किया हो, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉजले के डिस्कवर करने के बावजूद भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो फादर माने जाते हैं वो मेंडलीव को जाना जाता है, क्योंकि मेंडलीव ने पहली बार ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब तुमसे कोई पूछे कि वो कौन सबसे पहले फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ग्रुप एंड पीरियड का,
तो आप कहोगे कि वो साइंटिस्ट कौन थे, मेंडेलीव थे। ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं जो वर्टिकल कॉलम होते हैं। पीरियड क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं वो पीरियड, और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रुप कहलाते हैं। ये इतनी चीज आ गई मेरा प्यारा बेटा। अब यहां तक की जब बातें आपको समझ में आई थोड़ा बहुत, तो इसके आगे थोड़ा समझाता हूं। इन्होंने मेंडेलीव ने किया क्या, मेंडेलीव के समय उस समय 63 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे। 63 एलिमेंट डिस्कवर। इन्होंने क्या किया, सबका जो नंबर एलिमेंट था उनका नाम लिख लिख के और मास लिख लिख के रख दिया टेबल पे। अब ऐसा नहीं कि वो केवल इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग ऐसे अरेंज करते गए, ना 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 ना, थोड़ा ध्यान दो। वो थोड़ा सा इन्होंने चीजें इंप्रूव की। मतलब इन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज जरूर किया। कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से। इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया है। देखो मास इंक्रीज हो रहा है, 6, 9, 10, 12, 14, 15, मतलब इंक्रीजिंग मास को ही लिया इन्होंने, ठीक। लेकिन अंधा ऐसा नहीं, अंधी ले लिया। इन्होंने एक चीज और ध्यान रखा, इन्होंने एक केमिकल प्रॉपर्टी का ध्यान में रखा। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा, इन्होंने एक केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखा एलिमेंट की। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा, कि किस टाइप का हाइड्राइड बनाता है एलिमेंट। हाइड्राइड का मतलब जब कोई हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो, एंड ऑक्साइड फॉर्म, किस तरीके का ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ कोई कंबाइन करे, कोई किस तरीके का हाइड्राइड और किस तरीके का ऑक्साइड बनाता है। देखो जैसे यहां देखो, ये है एक ऑक्साइड R2O टाइप का, RO टाइप का, R2O3 टाइप का, RO2 टाइप का, R2O5 टाइप का, RO3 टाइप का। ये तो जरूरत नहीं पड़ता है, हमें जरूरत पड़ेगा मॉडर्न का, लेकिन तब भी तो हम सीखेंगे भाई, जरूरत तो है ही। आप कोई देख लो, जैसे R2O7 है तो P2O7 फास्फोरस इस तरीके से पाया जाता है। R2O5 है, फास्फोरस इस तरीके से भी पाया जाता है। जैसे R2O3 है, इस तरीके से एल्युमिनियम पाया जाता है, Al2O3 पाया जाता है। जैसे आपने माना RO4 ले लिया, सल्फेट ही देख लो, इस तरीके से पाया जाता है। R2O ले लिया, इस तरीके से Na2O पाया जाता है। मतलब ऑक्साइड किस तरीके से, कई अलग अलग फॉर्म में ऑक्साइड पाए जाते थे। उन्होंने ऑक्साइड का पैटर्न देखा। कई सारे बच्चों को ये याद नहीं रहता है, 10th में खाली वो बस रट लेते हैं इंक्रीजिंग मास, बस हो गया उनको लगता है। और किस तरीके का हाइड्राइड बनाते हैं, उस हाइड्राइड को भी ध्यान में रखा। इन्होंने क्या ध्यान में रखा, कि किस तरीके का हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे RH4 टाइप का हाइड्राइड कौन होता है, CH4। RH2 टाइप का हाइड्राइड जैसे हमने कह दिया BH2, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो देख रहे हो, तो उन्होंने, अगर तुमसे कोई पूछे, ध्यान देना मेरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर तुमसे कोई पूछे कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन विच फैक्टर, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कौन से फैक्टर पर बेस है, तो आप लिख दोगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर बेस है। लेकिन कहे कि किस केमिकल प्रॉपर्टी पर बेस है, तो क्या बोलोगे कि किस तरीके का हाइड्राइड और किस तरीके का ऑक्साइड बनाते हैं। टाइप ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्म, किस तरीके का हाइड्राइड और किस तरीके का ऑक्साइड बनाते हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखा। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने जितने भी एलिमेंट रखे थे उन एलिमेंट में से उनको उठाया जो इस तरीके का ऑक्साइड, ध्यान दो, जो इस तरीके का ऑक्साइड और इस तरीके का हाइड्राइड बनाते थे, और जो इस तरीके का ऑक्साइड और इस तरीके का हाइड्राइड बनाते थे, उन सबको इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। ऐसे उन्होंने इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। जब ऐसे अरेंज कर दिया तो यहां पर एक ग्रुप बन के आया। फिर उन्होंने उनमें से उन एलिमेंट को उठाया जो इस तरीके का ऑक्साइड और इस तरीके का हाइड्राइड बनाते हैं, फिर उनको अरेंज कर दिया, तो भैया ये बना। फिर उन्होंने उन एलिमेंट को उठाया जो इस तरीके का ऑक्साइड इस तरीके का हाइड्राइड बनाते हैं, ऐसे उन्होंने अरेंज करते गए। जब अरेंज करते गए तो पहली बार बन के आई एक पीरियोडिक टेबल ग्रुप और पीरियड को लेते हुए। उस पीरियोडिक टेबल को नाम दिया गया मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। इस मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में अगर मैं कुछ बातें बोलूं, मैं कुछ बातें बोल दे रहा हूं, अगर इस मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में मैं कुछ बातें बोलूं तो इसमें आपको मालूम होगा कि इसमें टोटल 6 पीरियड थे। क्या होते हैं पीरियड, अभी मैंने बताया, कोई बताएगा पीरियड क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज, वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब जो पीरियड होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। और ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं वर्टिकल कॉलम्स।
तो टोटल कितने ग्रुप थे मेरा प्यारा बच्चा? 8। 8 थे मेरे सामने ग्रुप, जिनका नाम क्या था मेरा प्यारा बच्चा? 8 ग्रुप जो वर्टिकल कॉलम होते थे, ये 8 वर्टिकल कॉलम थे। इस तरीके से इन्होंने 6 ग्रुप और 8 पीरियड, इस चीज को याद रखिएगा, ये काम आएगा कि कितने ग्रुप और कितने पीरियड होते हैं। तो 6 पीरियड और 8 ग्रुप होते हैं, देख रहे हो तुम, यहाँ पर देखो पीरियड मेंशन किए गए हैं। कहाँ पर? ये 1 2 3 4 5 6, ये देखो ग्रुप मेंशन किए गए हैं, कितने? 8। अच्छा, ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी वो बेस किस पर थी? ये बेस थी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर। क्या थी मेरा प्यारा बच्चा? बेस थी। कितने एलिमेंट नोन थे? 63 एलिमेंट नोन थे। लेकिन फिर बाद में एक और पीरियोडिक टेबल आई जिसको बोला गया मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मतलब मैं यहीं पे बता दे रहा हूं कि आने वाले टाइम में इसी में इंप्रूवमेंट किया गया व्हेन नोबल गैस डिस्कवर, जब नोबल गैस डिस्कवर हुए। क्या मुझे कोई बताएगा कि नोबल गैस की डिस्कवरी में इतना लेट क्यों हो गया? देखिए किसको पता है? व्हाई द नोबल गैस आर डिस्कवर वेरी लेट? नोबल गैस का मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसमें देखो नहीं है। तो किसी को याद है? मैं पूछूं किसी से? चलिए मैं पूछता हूँ। उदित बताओ, दीपांशु याद है तुम्हें? अफीसा, कंचन, कुछ याद है? श्रेया, 10th में पढ़ा होगा ना? श्रेया पढ़ा है कि नहीं बेटा? जीरो वैलेंसी होती है। तो उसमें लेट में क्यों डिस्कवर हुए? जीरो वैलेंसी से क्या मतलब? आंसर प्रॉपर दो ना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि वो क्या थे? लीस्ट रिएक्टिव थे। जब वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे किसी से भाई, जब लोग किसी से रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे होता है जैसे क्लास में कुछ लोग बिल्कुल बोलते ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करते, रिएक्ट ही नहीं करते, तो अकेले रहते हैं बेचारे। फिर लोग उनके बारे में जानना नहीं चाहते, उनके दोस्त भी कम होते हैं। ऐसा ऐसा नहीं कि जो किसी से बात नहीं करता है वो खराब है, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है, वो अपनी चीजों में अच्छा है। लेकिन चीजें याद होनी चाहिए। कोई पूछे कि नोबल गैस क्यों लेट में डिस्कवर हुए, तो कहोगे कि नोबल गैस लेट में तब इसलिए डिस्कवर हुए क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव थे, किसी से रिएक्ट नहीं करते थे। जब नोबल गैस प्यारा बच्चा डिस्कवर हुआ तो वो नोबल गैस को ऐड कर दिया गया इसी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। और कैसे ऐड कर दिया गया? जीरो ग्रुप के तौर पे। एक नाम दिया गया जीरो ग्रुप, यहां पे एक नाम दिया गया जीरो ग्रुप, और उसे बोला गया है मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तुम लोग अपनी किताब में, बुक में पढ़ते हो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, लेकिन माना कभी तुमसे एग्जाम में कोई पूछ ले मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप और पीरियड थे, तो पीरियड तो उतने ही रहेंगे, ग्रुप लेकिन एक बढ़ जाएगा, और क्या बोलोगे? 9। जीरो ग्रुप मिला के टोटल 9 ग्रुप थे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सभी लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आता है सबसे पहले एक लॉ जिसको बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। वैसे ही एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी आता है मेरा प्यारा बच्चा। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। क्या मतलब? सभी लोग याद करते हो, चलो 10th में तुम लोगों ने सबने ये रटा हुआ है, सभी जब एग्जाम में जाते थे तो सभी सुनाते थे। कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है? पढ़ तो सब लोगों ने लिया था, चलो बताओ। अच्छा कोई लोग? कुशाग्र, श्रेयसी, उदित, कंचन, कोई एक लोग, इस लाइन का मतलब क्या है? पढ़ तो सब लोगों ने लिया था। अरे कोई बताओ, तुम लोग तो बिल्कुल डर जाते हो कि याद ही नहीं रख पाते हो। चलो देखो, अब मैं समझाता हूं थोड़ा। ये लॉ ये कहता था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? एलिमेंट्स की, वो क्या होती है? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब रिपीट करना, और पीरियोडिक का मतलब रिपीट करना, और फंक्शन का मतलब एक रिलेशन। सीधी सी भाषा में, लाइन तो बहुत सिंपल थी और सब लोगों को याद थी, लेकिन ये कहता क्या था? ये कहता था कि एलिमेंट विल रिपीट, एक आसान सी भाषा में ये कह रहा था कि एलिमेंट्स विल रिपीट देयर प्रॉपर्टी। एलिमेंट जो होंगे वो क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे? प्रॉपर्टीज को। एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज को रिपीट करेंगे। कब? ओनली व्हेन, जब उनको कैसे अरेंज किया जाए? जब उनको अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग
एटॉमिक मास के हिसाब, जब उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया जाए तब वो प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे। ये कहता है उस लाइन का मतलब, एक बार लाइन पढ़ के देखो। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस का मतलब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब अरेंज करोगे तब पीरियोडिक होंगे। कौन? प्रॉपर्टीज। कौन सी? केमिकल और फिजिकल। मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी तब रिपीट करेंगी जब उनको कैसे अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग। ये मेंडलीव ने कहा था और ये इसी को नाम दिया गया था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। एक नंबर में 10th क्लास में कई बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आपको पता है कि बहुत सारे फायदे थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थे ही इतनी ठीक ठाक कि बहुत टाइम तक इसको एक्सेप्ट किया गया। क्या था उसकी फायदा? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले कम से कम एक ऐसी पीरियोडिक टेबल आई जो फिलॉसफी को ना देते हुए, सारे गामा पा ये सब कहानी या और कहानियां ये सब ना देते हुए एक सिस्टमेटिक पैटर्न में कहा गया कि भाई ये वर्टिकल कॉलम है, ये हॉरिजॉन्टल रोज है, इस वर्टिकल कॉलम में जितने एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। मतलब पहली बार किसी ने सिस्टमेटिक वे से एलिमेंट को अरेंज करके उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया। तो ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट होता था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, एक अच्छी बात थी क्योंकि सबसे पहले एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी हुई। दूसरी चीज, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। जब इन्होंने एलिमेंट को अरेंज करना शुरू किया, प्रॉपर्टी को मैच कराना शुरू किया, तो उससे कई एलिमेंट के मास में करेक्शन भी हुआ। जैसे बेरिलियम, बेरिलियम का लोग मास पहले क्या मान के चलते थे कि वो 13.5 है, लेकिन जब प्रॉपर्टीज को मैच कराने के हिसाब से जब उनको अरेंज किया गया तब उसका मास जो था वो 9 के अप्रॉक्स माना गया और तब से 9 के अप्रॉक्स ही बेरिलियम का मास चल रहा है। क्योंकि पहले लोगों को उतना आइडिया नहीं था जो आज का आइडिया है कि भाई मास कैसे निकालोगे, भाई मेजर करके या फिर उसको डिवाइड करके। इतना ज्यादा ओवर कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था। वो लगभग कुछ मास मान के चलते थे और अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मास मान के चलते थे। उन आधार में भी थोड़ा बहुत करेक्शन किया गया, उन पॉइंट में भी थोड़ा बहुत करेक्शन किया गया जब इस पीरियोडिक टेबल को मैनेज किया गया। तो कुछ एलिमेंट में देखा गया कि जो पहले मास माना जा रहा था उस मास के हिसाब से टेबल अरेंज नहीं हो रही थी। तो उन्होंने चेक किया कि क्या मास कहीं गलत तो नहीं, फिर उन्होंने मास को करेक्ट किया तो मास कितना निकला? 9। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट के मास का करेक्शन किया गया। तीसरी जो सबसे खास प्रॉपर्टी थी, जो कि तुम्हें 11 में भी एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, कि उन्होंने एलिमेंट के लिए जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए कुछ गैप छोड़ा, कुछ एलिमेंट मिसिंग थे। ये नहीं कि जबरदस्ती प्रॉपर्टी मैच कराने के चक्कर में किसी को रख दो, ना जी ना। उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एलिमेंट मिसिंग थे इन्होंने कहा कि भाई चलो अभी मिसिंग है, आने वाले टाइम में वो आके डिस्कवर होंगे। एक ये बड़ी दूरदर्शी सोच थी, एक बड़ी कह सकते हो कि दूर की सोच है। लोग बहुत अच्छे से और सोच पा रहे हैं, अपने पे कॉन्फिडेंस उनका देखो। इन्होंने कहा कि नहीं, इस जगह पे आने वाले टाइम में कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे, जैसे कि जो उस समय डिस्कवर नहीं थे, नॉट डिस्कवर एट द टाइम ऑफ मेंडलीव, जो मेंडलीव के टाइम में डिस्कवर नहीं थे, जैसे स्कैंडियम, जैसे गैलियम और जैसे जर्मेनियम। ये 3 एलिमेंट थे। ये वो 3 एलिमेंट हैं जो उस समय डिस्कवर नहीं थे। इनका नाम उस समय दे जरूर दिया गया था। क्या नाम दे दिया गया था? एक का नाम दे दिया गया था, एक का बोरान, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन। जैसे एक का बोरान नाम दे दिया गया था, इक्का का मतलब पहले, ठीक। इसका नाम दे दिया गया था एक का एल्युमिनियम। जैसे अब आप ऐसे पढ़ो एल्युमिनियम गैलियम, तो एल्युमिनियम के बाद गैलियम आता है आजकल, तो गैलियम के पहले एल्युमिनियम आता था, इसलिए इक्का एल्युमिनियम नाम दिया गया। सिलिकॉन के बाद जर्मीनियम आता है, तो इसका नाम क्या दिया गया? इक्का सिलिकॉन। तो उस समय नाम जो दिया गया वो इक्का सिलिकॉन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का बोरान, ये नाम दिए गए थे। और आगे चल के बड़ा अच्छा और देखने को मिला कि भैया डिस्कवर भी हो गए ये एलिमेंट। तो उस हिसाब से ये पीरियोडिक टेबल बहुत सक्सेसफुल भी रही। ये पीरियोडिक टेबल सक्सेसफुल भी रही, लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया, इसको माना भी, और काफी टाइम तक ये पीरियोडिक टेबल चली। क्लियर है? अब इसके बाद लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कई जगह पर फेल भी हो गई। कहां कहां भाई फेल हो गई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फेल हो गई पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आप लोगों को पता होंगे, कोई बताएगा क्या होते हैं आइसोटोप्स? नाम बताइए जल्दी से कोई एक लोग, क्या होते हैं आइसोटोप्स? पढ़ा होगा 10th में सभी लोगों ने। तुम लोग ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हो जैसे पहली बार पढ़े हो।
हाँ, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस। जैसे कि मैं बात करूं कार्बन की बात करूं, तो कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं। किसी को याद है कार्बन के कौन कौन से दो आइसोटोप्स होते हैं? हाँ, एक 12 होता है और एक 14 होता है। अब यार बड़ी समस्या आ गई इनके सामने। क्या समस्या आ गई कि यार 14 तो नाइट्रोजन का भी होता है मास। अब मैं 14 वाली जगह पे नाइट्रोजन को रखूं कि इसको रखूं, इस आइसोटोप्स को रखूं कि इसको रखूं? तो जो आइसोटोप्स की प्रॉब्लम होगी, मेरी एक बात समझ लो, कोई भी पीरियोडिक टेबल हो, डजंट मैटर, वो पुरानी वाली थी, ऑक्टेव थी, या उससे पहले थी, डॉबर्नियर थी, कोई भी पीरियोडिक टेबल हो, अगर वो इंक्रीजिंग मास पर बेस है, और मेंडलीव तक जितनी पीरियोडिक टेबल है सब इंक्रीजिंग मास पर बेस थे, तो अगर वो पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग मास पर बेस है तो ये दिमाग में बैठा लो कि भाई उसमें आइसोटोप्स की प्रॉब्लम 100% होगी ही होगी। ये बात दिमाग में बैठा लो, पहली बात। दूसरी, और उसमें क्या लिमिटेशन थी? एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं थे। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग मास का नियम बना रहे हो। इंक्रीजिंग मास का क्या मतलब होता है? इंक्रीजिंग मास का मतलब होता है पहले मास कम फिर बाद में ज्यादा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट जो था, कोबाल्ट जिसका मास का कितना था 58.9, उसको पहले रख दिया, और फिर उन्होंने निकल को रखा जिसका मास कितना था 58.7। भाई इसका मास तो कम है ना, तो इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग इसे पहले आना चाहिए था, लेकिन पहले कौन आ गया? कोबाल्ट। तो कुछ एनॉमलस पेयर थे, कुछ ऐसे पेयर थे जिनको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया गया, मतलब इंक्रीजिंग मास के नियम को 100% नहीं फॉलो किया गया। आइसोटोप्स की प्रॉब्लम थी, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम थी जो, देखिए वो उतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं थी, ये इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, इसी चक्कर में ये पीरियोडिक टेबल काफी समय तक चली। लेकिन बाद में पीरियोडिक टेबल में मॉडिफिकेशन आएगा, और फिर बाद में एक नई पीरियोडिक टेबल आएगी जिसे आप लोग जानोगे किस नाम से? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जगह पर एक नई पीरियोडिक टेबल, दैट विल बी नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। चलिए मुझे पहले बताइए, लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज प्रपोज बाय, वेरी गुड। बताइए कि पहला जो मेटल नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लेवेजियर, वेरी गुड। क्लासिफाई के एलिमेंट को जब क्लासिफाई किया गया था अर्ली अटेम्प्ट, शुरू वाले में, तो उसमें किस हिसाब से अरेंज किया गया था? वेरी गुड श्रेया। अगला, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर ये डॉबर्नियर ट्रायड है, इसमें क्लोरीन और आयोडीन का मास इतना और इतना है, तो इसका मास निकालो ब्रोमीन का, इसका मास कितना हो? अगर इन दोनों का मास दिया है तो ब्रोमीन का क्या होगा? हाँ वेरी गुड, इनका एवरेज आएगा, तो उतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, अप्रॉक्सीमेट ऐड कर लो। 127 है, इसमें लगभग ऐड करोगे कितना, 35 के आसपास, तो लगभग ये आएगा 160 के आसपास, तो ये आ जाएगा 80 के आसपास, ये आ जाएगा 81.25, यही आ रहा है ना? चलो, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, थर्ड एलिमेंट विल बी रिजेंबल इन इट्स प्रॉपर्टी टू द, किसके साथ? मतलब जो थर्ड, हाँ, जो थर्ड एलिमेंट होगा वो कौन सा एलिमेंट है प्रॉपर्टी रिपीट करेगा? आठवें के बाद, अब आठवां देखो कौन सा आएगा? एर्थ एलिमेंट नहीं, यही तो गलत हो गया। देखो यहाँ क्वेश्चन, देखिए कंपटीशन में ऐसे ही थोड़ी लैंग्वेज बदल देगा। ऑक्टेव ने ये कहा कि आठवें के साथ प्रॉपर्टी मैच करेगी, लेकिन तीसरे के बाद आठवां कौन आएगा? 11th आएगा ना, तो ये कौन सा आ जाएगा? 11th एलिमेंट आ जाएगा, देन दैट एलिमेंट विल बी 11th एलिमेंट। तो 11th एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी मैच हो रही थी, क्योंकि 3 में जब 8 ऐड करोगे, आठवां एलिमेंट प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा था, तो 11 आ जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, which properties of the element are the periodic function of their increasing atomic masses? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन सी। वेरी गुड, ऑप्शन सी सही है। मेंडलीव क्लासिफाई द एलिमेंट इन, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, वेरी गुड। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज डिवाइडेड इन, C, 7 period and 8 group. Noble gas was included in Mendeleev periodic table in the
कौन से ग्रुप में ऐड किया गया? नन ऑफ दिस, क्योंकि वो जीरो ग्रुप के तौर पे ऐड किया गया था। समझ में आया मेरा? अच्छा, तो ये इतनी चीजें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आई होंगी। अगर आपने थोड़ा भी ईमानदारी से और आपको पहले पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं, इसलिए उतना फास्टली चीजों को लेकर नहीं चल रहा हूं, लेकिन तब भी मैं सोच के चल रहा हूं कि पुराने जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो आपके जुड़ते चले जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सब तुम जो पढ़ रहे हो वो काम नहीं आएगा। 11th में जो चैप्टर है 50% तो आपने वैसे भी 11th का ही पढ़ लिया है, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आई मेरे सामने एक नई पीरियोडिक टेबल जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया किसने? हेनरी मॉजले ने। लेकिन मॉजले ने तो बाद में दिया। एक्चुअली उस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लोथर मेयर। लोथर मेयर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने एक बात बोली। एक्सपेरिमेंट जब तुम जाओगे तो देखोगे कि जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज थी, और एटॉमिक मास, इन्होंने देखा कि एलिमेंट की जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं और जो फ्रीक्वेंसी था, कुछ एक्सपेरिमेंट पे भी मत ध्यान दो, बस उन्होंने बस इतना ध्यान दिया कि अगर एटॉमिक प्रॉपर्टीज को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करें तब उनकी जो फ्रीक्वेंसी था उसका स्क्वायर रूट देखा गया। तो जो ग्राफ आ रहा था ये थोड़ा रैंडम आ रहा था, लेकिन जब एलिमेंट को अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग और तब उनकी फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी क्या, उसमें क्या किया गया, कुछ रेडिएशन को स्ट्राइक कराया गया एलिमेंट को, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच की गई। एक्सपेरिमेंट कोई काम का नहीं, इसलिए ध्यान मत दो, बस इतना ध्यान दो कि जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया एलिमेंट को तो उनको एक्सपेरिमेंट में थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। तो उस बेसिस पे लॉथर मेयर ने एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी? कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये ज्यादा अच्छी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। मतलब इन्होंने कहा कि अगर तुमको एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को समझना है तो एटॉमिक नंबर की जगह पर तुम एटॉमिक मास की बात करो। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब एलिमेंट को अरेंज करोगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी को थोड़ा ज्यादा अच्छे से रिपीट करेंगे या अपनी प्रॉपर्टी को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जब लॉथर मेयर ने ये कहा कि यार एटॉमिक नंबर ज्यादा अच्छा है, तो फिर उसी बात का फायदा किसने लिया? मॉजले। और मॉजले ने यह डिसाइड किया कि वो जो पीरियोडिक टेबल बनाएंगे वो पीरियोडिक टेबल किस पर बेस बनाएंगे? एटॉमिक नंबर पर बेस बनाएंगे। और फिर उन्होंने सबसे पहले एक एटॉमिक नंबर पर बेस क्या बनाई? पीरियोडिक टेबल। और उस एटॉमिक नंबर पर बेस जो पीरियोडिक टेबल आई उसे नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसे क्या नाम दिया गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो जी, अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर यह बेस किस पर थी? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर। यह इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर बेस नहीं थी। तो पीरियोडिक लॉ भी मॉडिफाई किया गया। अब जो नया पीरियोडिक लॉ आया उसके क्या नाम दिया गया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉड्यूलर पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहा गया? कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होंगे, एटॉमिक नंबर के नहीं। वो किसके पीरियोडिक फंक्शन होंगे? एटॉमिक मास के नहीं, एटॉमिक नंबर के होंगे। पहले जब मेंडेलीव था तो एटॉमिक मास था, यहाँ एटॉमिक नंबर आ गया। चीज वही है। मतलब कहना क्या चाहता है? कहना वो ये चाह रहा है कि एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को तब रिपीट करेंगे जब उनको कैसे अरेंज किया जाए? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए। क्यों? इन्होंने एक रीजन भी दिया। इन्होंने कहा क्यों भी, अब उन्होंने ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, उन्होंने कहा कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। इन्होंने कहा कि भैया क्यों पीरियोडिसिटी हो रही, क्यों एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहे हैं। कोई कुछ भी बोल रहा है तो कोई कह रहा सारे गामा के अकॉर्डिंग, कोई कुछ भी कह रहा है। लेकिन इन्होंने एक प्रॉपर कहा। इन्होंने कहा कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं। सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिमिलर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, रीअकरेंस ऑफ सिमिलर वैलेंस सेल। तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रॉपर्टी सेम होगी। तो कोई पूछे कि पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो क्या कहोगे? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिसिटी का रीजन, उनके एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करने का रीजन। ये आपके सामने है, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको दिख रही होगी, आप इसको देख पा रहे होगे और समझ पा रहे होगे। मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। अब देख लीजिए, आपने देख लिया। मुद्दा ये है कि भाई हम कैसे याद करें, हाउ टू लर्न, हम याद कैसे करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे सर याद करें। तो कुछ लोग, जब कई बच्चे जो थोड़ा क्यूरियोसिटी की बेसिस पे नेट पे सर्च करते हैं या कुछ टीचरों को देखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, रटवाना चालू करते हैं कि आप ऐसे ऐसे याद करो, कुछ पैटर्न बना देंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। लेकिन देखिए दैट इज गुड, वो भी सही चीज है, ऐसा नहीं कि वो सही नहीं, आप पैटर्न की बेसिस पे याद करो तब भी काम चल जाता है। लेकिन एक चीज समझो, जब तुम कंपटीशन में जा रहे हो, कभी हायर कंपटीशन में, तो उस कंपटीशन में बैठते समय तुम पहले पैटर्न दिमाग में लाओ, पैटर्न लाके फिर उसको लिखो, तो वो थोड़ा सा तो टाइम ले लेता है एक्स्ट्रा। और अगर याद करोगे, क्या तुमने 2 की टेबल कोई पैटर्न बना के याद की? नहीं याद की। कैसे याद की थी श्रेया, कैसे याद किया था 2 की टेबल? बताओ 2 की टेबल कैसे याद किया था? नॉर्मली याद किया था बस। हाँ, रिपीट किया होगा ना कई बार, मम्मी ने पीटा होगा, घर वालों ने पीटा होगा, टीचर ने पीटा होगा, डांटा होगा, तो रिपीट किया होगा तो याद हो गया तुमको। बिल्कुल वैसे ही हम याद करेंगे। देखिए जैसे अब आप अगर पीरियोडिक टेबल यहाँ पर देखो तो क्या आती है पीरियोडिक टेबल में? पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिर एलिमेंट कौन आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टॉन्टेनियम, बेरियम एंड रेडियम। आपको भी ऐसे याद हो जाएंगे सिंपली, जैसे मैं याद कर रहा हूं। मैं बताऊंगा कि कैसे याद किया जाए, आपको आइडिया लग जाएगा। स्कैंडियम, यटरबियम, लंथानियम, एक्टिनियम। फिर आ जाता है आपका टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। फिर यहाँ जाता है आपका वेनेडियम, नियोबियम, टंटालम, डबनियम। फिर यहाँ जाता है आपका क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सीबॉर्जियम। फिर यहाँ जाता है आपका मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, बोरियम। फिर यहाँ पर आपका जाएगा आयरन, रदेनियम, ऑस्मियम, हसीयम। फिर यहाँ जाएगा आपका कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मेटनीडियम। फिर यहाँ जाएगा आपका निकल, पैलाडियम, प्लेटिनम, डार्मेस्टेडियम। फिर यहाँ जाएगा आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। यहाँ जाएगा आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी। यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट है, अननबियम, अननट्रियम करके ऐसे। देन फिर अब आपका पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो पी ब्लॉक जब स्टार्ट हो जाएगा तो देखो यहाँ पर क्या जाएगा, जैसे पी ब्लॉक स्टार्ट होगा तो यहाँ जाएगा आपका बोरॉन, फिर यहाँ जाएगा एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहाँ जाएगा आपका बच्चा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन एंड लेड। फिर यहाँ जाएगा मेरा बच्चा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। देन यहाँ जाएगा आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पॉलिनियम। फिर लास्ट में आपका सेकंड लास्ट में आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन। फिर लास्ट में आ जाएगा आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेनॉन। ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने आ गई। अगर इस पीरियोडिक टेबल को आप लोग देखते हो तो इस पीरियोडिक टेबल में, प्यारा बेटा आप इस पीरियोडिक टेबल को देखिए, तो इस पीरियोडिक टेबल में अगर काउंट करोगे तो वर्टिकल कॉलम कितने होते थे? क्लास 10 में पढ़ा था आप लोगों ने, कितने वर्टिकल कॉलम होते हैं बताइए, किसी को याद है कितने वर्टिकल कॉलम होते हैं भैया? हाँ, अगर आप ध्यान दोगे तो आप लोगों को 18 वर्टिकल कॉलम मिलेंगे। इन 18 वर्टिकल कॉलम में ये है ग्रुप नंबर 1। पहले लोग क्या करते थे मेरा प्यारा बच्चा, पहले लोग 1A 2A ऐसे करके नाम देते थे, लेकिन 1990 में फिर कुछ रिकमेंडेशन के बाद सुधार किया गया। सुधार करने के बाद ये कहा गया कि भैया अब नंबर की जगह सीधे न्यूमेरिकल यूज होंगे, ओनली वी यूज न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे यूज हो। तो इस तरीके से जब यूज किया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर यहाँ पर 13 14 15 16 17 18। वही मैं बता रहा था कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इस जगह पे कुछ पैटर्न याद करा देते हैं, कुछ ऐसे कि भाई बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, अलग अलग याद करा देते हैं, हाली ना करब कैसे फिर। तो ऐसा नहीं कि मैं पैटर्न सिखा नहीं सकता हूँ, वो भी आसान सी चीज है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पैटर्न याद करने की कोई जरूरत है। आप
देखिए 18 दिन लगेंगे, टोटल 18 ग्रुप है, मैक्सिमम 18 डेज लगेंगे, 18 डेज से ज्यादा नहीं लगेंगे। आप पहले दिन घर में गए, याद करना चालू किए, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, याद हो गया, सिंबल लिख के प्रैक्टिस कर लिया, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। अगले दिन घर में गए, फिर दूसरा याद किया, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम, पुराना रिवाइज कर लिया, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम। तो कोई बहुत कठिन चीजें नहीं याद करना, आप इस तरीके से अगर याद करोगे तो खुद ही देखो कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। मैंने भी 10th क्लास में याद किया था, जब मैं 10th क्लास में अपने टाइम में था उस समय मैंने इसको याद किया था, मुझे तब से याद है। रिपीट करते जाओ, जैसे जैसे रिपीट करते जाओगे उस, देखो रिपीट तो करना पड़ेगा। हम लोग जैसे रिपीट करते थे अपने टाइम में, कब रिपीट करते थे, जैसे माना हम लोगों के स्कूल में प्लेज होते थे, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर। टेक्निकली गलत है, सारे इंडियन ब्रदर एंड सिस्टर कहाँ हो जाएंगे ना, अगर सारे टेक्निकली हो ही जाएंगे ब्रदर सिस्टर तो शादी कहाँ करने जाएंगे सब। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी मॉडिफाई करने की जरूरत है, लेकिन वो हो जाएगा फिलहाल। तब उस टाइम ये प्लेज नहीं करते थे, हम ऐसे करते थे, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम ऐसे याद करते थे, याद हो जाता था हमें। तो आपको भी बस टाइम निकालना है, तुम दिन में याद करो। देखो तुम पहले बार अगर पैटर्न याद किए तो याद आएगा यार ग्रुप नंबर 15 क्या होगा, पैटर्न ये था, हमको डायरेक्ट याद है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ। ग्रुप नंबर 15 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, वैलेंसी 3 है सबकी, तो कितनी जल्दी सब याद रहेगा, फिंगर्स पे रहेंगे सारी चीजें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सब कुछ तुमको बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली याद रहेगा। इस तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या करनी है, लर्न करनी है, सभी लोगों को याद करनी है। नेक्स्ट डे से जब भी मेरी क्लास होगी तो मैं दो दो करके आपसे पूछूंगा, मैं किसी भी बच्चे से बोल दूंगा कि भैया आप दो ये सुनाओ, ठीक, और कैमरा ऑन करवा दूंगा, मैं कहूंगा अब मेरी तरफ देख के सुनाओ। तो ये चीज आप कल से याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ये आपके बेटा बहुत 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 काम आने वाला है। आप जब जाओगे ना तो पता रहेगा, इनकी सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, इनमें सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इनमें सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0, तो वैलेंसी भी याद है। देखो कितने एलिमेंट की तुमको वैलेंसी याद है। अब तुमसे कोई पूछ ले कि एंटीमनी की तुम बताओ क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कहां तुम बैठ के कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे, सीधे बता दो कि ग्रुप 15 में आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, सीधे याद हो गया आपको कितनी आसानी से। अगर इतनी चीज तुमको याद हो गया हो देन फिर मैं अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आता हूं, कुछ बेसिक चीजें सिखाता हूं, देन आप लोगों को 15 मिनट में फ्री कर दूंगा। आप परेशान मत होइए, मैं आपको इतना ज्यादा लेंदी टाइम लेके नहीं जाऊंगा, बस मैं आपकी कुछ नॉलेज चेक करना चाहता था। पता है आप दोनों को कि आप लोगों को कि इन शुरू वाले 2 ग्रुप को क्या कहते थे, इन 2 को क्या कहते थे, कौन से एलिमेंट कहते थे, किसी को याद है? इन्हें कहते थे नहीं कंबाइंड रूप से एस ब्लॉक एलिमेंट कहते थे। मैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक रीजन के बारे जानता था। इनको मैं कहता था जो इतने एलिमेंट हैं ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, इन्हें मैं कहता था डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या मतलब होता है ये भी आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एस क्या होता है, डी क्या होता है, अभी मैं जब कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा ना तो कॉन्फ़िगरेशन में तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एस डी इन सब का मतलब क्या होता था। और जो यहाँ एलिमेंट होते थे इनको बोलते थे पी ब्लॉक एलिमेंट। इनको क्या बोलते थे? पी ब्लॉक एलिमेंट। इनको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते थे। एसपीडीएफ सब क्या है? ये सबसेल है। नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगा सबसेल क्या होते थे। यहां पर बच्चों अगर मैं इनको ग्रुप वाइज बांटू तो ये है ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये है 10, ये है 11, ये है 12, ये है 13, ये है 14, ये है 15, ये है 16, ये है 17 और ये है 18। अब बताओ तुम लोग, अब तुम लोगों को पता होगा ये पीरियड हो गए, ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, ये फोर्थ पीरियड हो गया, ये फिफ्थ पीरियड हो गया, ये सिक्स पीरियड हो गया, ये सेवेंथ पीरियड हो गया। 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। क्या तुम लोगों को वैसे याद होगा क्या? क्योंकि बात ही नहीं है, पहले ग्रुप को किस नाम से जानते थे आप लोग क्लास 10th में? बताइए। वेरी गुड, ये तो चलो बता लिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों एल्कली मेटल्स कहते थे? बोलो। हाँ, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते थे और इनके जो हाइड्रोक्साइड होते थे वो किस नेचर के होते थे? एल्कलाइन नेचर के या बेसिक नेचर के। तो इनको क्या कहते थे? एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते थे।
पहले वाले के नाम होते थे एल्कलाइन मेटल्स, दूसरे के नाम होते थे एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों? दोनों का रीजन वही है, क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते थे। क्यों भाई? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जो होते थे, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, वो क्या होते थे? आर बेसिक इन नेचर। वो किस नेचर के होते थे? बेसिक नेचर के। और ये अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते थे सेकंड वाले, तो इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते थे। ये भी याद रखा, क्या भरोसा कोई पूछ ले कि अल्कलाइन अर्थ मेटल कैसे कहते थे। अब जब तुमको जरूरत पड़ेगी ना, तुमको याद रहेगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। अच्छा, ग्रुप नंबर 18 को क्या कहते थे? किसी को याद है ग्रुप नंबर 18 को क्या कहते थे? चलो मैं बता दे रहा हूँ, जीरो ग्रुप कहाँ से आ गया भैया यहाँ। इसे हम नोबल गैस कहते थे, इसे हम इनर्ट गैस कहते थे, और इसी को हम लोग क्या कहते थे? रेयरर गैस कहते थे। अब हमें कोई बताएगा इन तीनों का क्या मतलब होता है? अलग अलग सेंस के लिए बोला गया है। देखिए कितने 10th में अच्छे से पढ़ाई की। तीनों का अलग अलग मतलब है, थोड़ा थोड़ा। क्या अलग अलग मतलब तीनों? किसी को पता है? कोई भी? मुझे लगता है 10th में तुम लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ाई की ना। नोबल गैस, इनर्ट गैस, रेयर गैस, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। नोबल गैस जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, नो रिएक्ट। वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया? नोबल गैस। इनर्ट का मतलब क्या होता है? नो रिएक्शन, सॉरी थोड़ा सा गलत में बोल दिया। नोबल का मतलब नो रिएक्शन नहीं होगा, नोबल का मतलब होगा वेरी लेस रिएक्टिव। दोनों में अंतर है, देखो। नो रिएक्शन का मतलब बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना, और नोबल का मतलब लेस रिएक्टिव। जैसे नोबल पर्सन होते हैं, नोबल पर्सन का मतलब हजारों लाखों में कोई एक, तो वो कुछ ही रिएक्शन शो करेंगे। पहले लोगों को लगता था कि रिएक्ट नहीं करते हैं, बाद में तुम देखोगे, क्या देखोगे? जिनॉन के बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। जिनॉन के तुमको कई सारे कंपाउंड मिलेंगे, XeF4, XeF6, बहुत सारे कंपाउंड। तो पहले लोगों को लगता था कि नोबल गैस रिएक्ट ही नहीं करता, लेकिन कुछ हैं जो रिएक्ट करते हैं, तो ये इसलिए नोबल नाम पड़ गया। और जब पहले लोगों को लगता था कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे, नो रिएक्शन, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? इनर्ट गैस। रेयरर गैस क्यों? क्योंकि वेरी लेस अमाउंट में पाए जाते हैं। क्योंकि अगर मैं रेयरर गैस की बात करूं, इनका नाम रेयरर गैस क्यों है? तो ये बहुत लेस अमाउंट में पाए जाते हैं। लेस अमाउंट का क्या मतलब है मेरा प्यारा बच्चा? लेस अमाउंट का मतलब अगर जितनी भी गैस है उसको मैं 1% मान के चलूं, तो उसमें भी ये बहुत कम पाए जाते हैं नोबल। मतलब सारी गैस अगर तुम 100% लो, तो नोबल गैस उसमें से 1%, और 1% में भी मेनली जो होंगी वो ऑर्गन ये आ जाती है, तो ये बहुत कम पाई जाती है, इसलिए रेयरर गैस नाम पड़ता था। किसी को नाम है 17 को क्या कहते थे? अच्छा देखें किसको याद है 17 को क्या कहते थे? हेलोजेंस। वेरी गुड। क्यों कहते थे हेलोजेंस? सब लोगों ने पढ़ा है, लेकिन याद किसी ने ईमानदारी से नहीं पढ़ाई की। हेलो का क्या मतलब होता है? हेलो का मतलब होता है, ये नहीं कि हेलो, ये नहीं। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जेंस का मतलब होता है फॉर्मिंग, क्योंकि ये सब सॉल्ट बनाते हैं। जैसे NaCl, NaBr, KBr, NaI, तो ज्यादातर ये एलिमेंट सॉल्ट बनाते थे, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया था? हेलोजेंस नाम दिया गया था। नेक्स्ट 16 वाला जो ग्रुप था, 16 वाले ग्रुप को क्या नाम दिया गया था मेरा प्यारा बच्चा? इनको नाम दिया गया था चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग थे। लोगों को लगता था कि ये एलिमेंट ही क्या बनाते हैं? ओर को फॉर्म करते हैं। क्योंकि पहले ओर जो होते थे या तो ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते थे, जो कि ऑक्सीजन से बनता है, या तो सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते थे, जो कि सल्फर से बनता है। तो लोगों को लगता था कि ज्यादातर और इसी ग्रुप से कंबाइन करके बनते हैं, तो इसीलिए उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया गया था? चैल्कोजेंस नाम दिया था उस समय। ग्रुप नंबर 15, इसका नाम होता है पिनिकोजेंस। इसको हम किस नाम से जानते हैं? पिनिकोजेंस। किसी को पता है कि पिनिकोजेंस क्यों कहते हैं? चलो मैं बताता हूं, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। क्यों पिनिकोजेंस कहते थे? क्योंकि इनके जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत बैड स्मेल क्रिएट करते हैं, बैड स्मेलिंग कंपाउंड, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पिनिकोजेंस नाम पड़ गया। इसी में एक होता है जिसको बोलते हैं क्वाइनेज मेटल। ये तो चलो तुम यार बता ले जाओगे, कि पता चला ये भी ना बता पाओ। इसको क्वाइनेज मेटल क्यों कहते होंगे? बता। अच्छा ना तो कह सकते हो ना। व्हाई द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज क्वाइनेज मेटल्स? वेरी गुड, क्योंकि ये क्वाइन बनाने में यूज होते थे अपने पुराने टाइम में, इसलिए इनको क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं।
जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट, इनको एक नाम और दिया जाता है, इनको क्या दिया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। मैं आगे चल के सिखाऊंगा क्यों कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। जब तुम क्लास 10th के लेवल में थे ना, तो लोगों ने, और खासकर 11th में भी कभी कभी कुछ टीचर पढ़ा देते हैं कि जो ग्रुप 12 तक, यहां तक ट्रांजिशन होता है, लेकिन जब तुम 12th में आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा कि ये ग्रुप 12 जो होता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी सिखाएंगे। ट्रांजिशन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि प्रॉपर्टी जो इनकी है बीच वालों की, इनकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में आती है। चाहे रेडियाई की बात करो, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो, किसी प्रॉपर्टी की बात करो, इनकी प्रॉपर्टी मिड में आएंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्रांजिशन एलिमेंट। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इन दोनों को कंबाइंड रूप से, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इन दोनों एलिमेंट को कंबाइंड रूप से हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इन्हें हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का भी नाम दिया जाता है। और भी कुछ बातें मैं बताता हूं। ये जो पीरियड नंबर 1 है, पीरियड नंबर 1 में केवल 2 ही एलिमेंट हैं, इसलिए इसे कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, इसे वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में कितने एलिमेंट होते हैं, 8, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट चौथा और पांचवें पीरियड में कितने होते हैं एलिमेंट, 18, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड कहते हैं। अगले में 6 वाले में कितने होते हैं, 32 एलिमेंट्स, इसलिए इसको कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। और जो नेक्स्ट होता है उसमें 32 होने चाहिए थे, लेकिन अभी 32 नहीं कहोगे, कोई पूछेगा तो कहोगे नहीं 32, क्योंकि कुछ डिस्कवर नहीं हुए हैं, नाम दे दिया गया है, नाम का पैटर्न होता है, देखो जैसे अननोन, अननोन, तो कुछ डिस्कवर नहीं हुए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग एंड इनकम्प्लीट, वेरी लॉन्ग एंड इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। ये कुछ बेसिक देखो इंफॉर्मेशन मैंने दी, किसके बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक बेसिक जानकारी जो आपकी नजरों के सामने है, एक बार देख लीजिए सभी लोग। अगर आप लोगों ने देख लिया हो फिर मैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, देन यू आर फ्री, आप जाओ आराम से इसको याद करो। 2-2 ग्रुप डेली याद करने हैं। मैं आगे अगले पेज पे आऊं, कोई प्रॉब्लम बच्चों? चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए पहले देख लीजिए। मैं तब तक अटेंडेंस आप लोगों की ले लेता हूँ, जल्दी से देखिए समझिए। जितना बेटा तुम लोग पढ़ रहे हो ना, ये सब बच्चा आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाला है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, जो लेट आते हैं, जो सोचते होंगे नहीं हम अब पढ़ लेंगे, यहीं से तो अंतर क्रिएट होता है। भाई तुम देखते होगे कि भाई 1 लाख सीटें हैं टोटल इंजीनियरिंग की, अगर हम देख लें आईआईटी की, गवर्नमेंट की, यूपीटीयू की, और सब जगह बहुत ज़्यादा तुम देख लोगे। जो अच्छी सीटें अगर आप मान के देख लो बहुत ज़्यादा, तो 1 लाख भी नहीं होंगी। मान के चलो 30-40 हज़ार सीट, 25-30 हज़ार बहुत अच्छी सीटें मान के चलो, और कंपटीशन 10-10 लाख लोगों का होता है, तो 10 लाख लोगों और 25-20 हज़ार लोगों में अंतर तो आ ही जाता है। अंतर कैसे आता है, यही अंतर आता है। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा, उसको समझा, याद किया, तैयार किया, पहले से मेहनत कर रहे हो, वही तुम लोगों को अलग कर देगा। और जो नहीं करेंगे तो फिर वो तो सभी लोग ऐसे रहते ही हैं। चलिए मैं नेक्स्ट आता हूं। अब हमें कुछ क्वेश्चन करके बताइए, देन यू आर फ्री। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज प्रपोज्ड बाय, बताइए आंसर। हेनरी मॉडले, वेरी गुड। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, बी, वेरी गुड। आप ए बी के हिसाब से आंसर दीजिए बस केवल। इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल लेंथेनाइड आर प्लेस्ड इन, ओके एक चीज छूट गया, एक इंटरेस्टिंग बात तो मैंने बताई ही नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक सीरीज है जिसको बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, जो 6 पीरियड से शुरू होती है, और एक होती है एक्टिनॉइड सीरीज। ये ऐसे 3D में बाहर निकली हुई है, आपकी तरफ, आंखों की तरफ बाहर निकली हुई है। कैसे आंखों की तरफ बाहर निकली हुई है, अंदाजा कैसे लगाएं सर, ऐसा कैसे? आप देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 57, यहां एटॉमिक नंबर कितना है, 71। अगर आप इनको देखो, शुरू में कैसे अरेंज किए गए हैं, 20, फिर 21, 22, 23, 24, हर जगह पे ऐसे ही अरेंज किया गया, 42, 43। मतलब 56 के बाद 57 आता, तो 57 यहाँ पे है,
और फिर यहाँ पे देखो 72 तो 71, तो यहाँ पर 71 से लेके 57 तक ये सब इसके बीच में है। तो बीच में कैसे हो सकते हैं, ऐसे तो अरेंज हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये इस तरीके से ग्रुप में बाहर निकले हैं। ऐसे वो 3D में क्या है मेरा प्यारा बच्चा, ये दो बाहर निकले हैं, जिसमें से एक का नाम दिया गया है लैंथेनॉइड सीरीज और एक का नाम दिया गया है एक्टिनॉइड सीरीज। इसका नाम दिया गया है लैंथेनॉइड सीरीज और इसका नाम दिया गया है एक्टिनॉइड सीरीज। इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ये ज्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन मैं तुमको एक बड़ी सरप्राइज की बात बताऊं। क्या सरप्राइज की बात बताऊं कि पहले वाला जो यहां आप रो देख रहे हो, इसमें केवल प्रोमीथियम ही रेडियो एक्टिव है। लोग कभी कभी पढ़ा देते हैं कि नहीं सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, लेकिन इसमें केवल प्रोमीथियम है। नीचे सारे हैं, नीचे ऑल आर रेडियो एक्टिव, नीचे सारे रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन ऊपर में केवल प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, बाकी कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। चलिए अब आते हैं वापस। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल लैंथेनाइड आर प्लेस्ड इन, बताओ कौन से पीरियड में। ए, हाँ 6, वेरी गुड। एक का नाम था लैंथेनाइड, एक का नाम था एक्टिनॉइड, तो 6 पीरियड आ जाएगा। ऑल मेंबर इन ग्रुप ऑफ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल हैव सेम नंबर ऑफ, एक ग्रुप में सारे एलिमेंट क्या रखे होंगे, सेम नंबर ऑफ, वेरी गुड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चलो देखिए किसको याद है, कौन सेम उसमें बिलोंग करेंगे पीरियड में, कौन, अच्छा दिख नहीं रहा होगा। तो इसमें देखो कुछ एलिमेंट है, जैसे है कार्बन मैग्नीशियम, क्या ये सेम पीरियड में आते हैं, बताओ। नहीं, ठीक है। और नाइट्रोजन आर्गन, कैल्शियम क्लोरीन, देखो चेक कैसे करोगे आप, कंफिग्रेशन करो तो 2,8,8,2 4 पीरियड है, इसमें क्या है 2,8,7 3 पीरियड है। तो सेम पीरियड तभी होगा जब कंफिग्रेशन करने पे नंबर ऑफ ये सेम आ जाए। जैसे कैल्शियम एंड कॉपर, तो अगर आप कैल्शियम एंड कॉपर देखो, सॉरी पोटेशियम एंड कॉपर, तो पोटेशियम कहाँ पर है ये देखो, और कॉपर कहाँ पे है ये देखो, ये देखो सेम पीरियड में आ रहे हैं। तो माना ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया और एटॉमिक नंबर भी नहीं दिया है और तुमको एटॉमिक नंबर याद भी नहीं आ रहा है, तो कैसे करोगे। पीरियोडिक टेबल अगर याद ही नहीं होगी तो कहाँ से कर ले जाओगे, बताओ। अच्छा, तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत कभी कभी आपको महसूस हो जाती है। चलिए लास्ट में ये 5 क्वेश्चन और करिए, देन मैं आपको फ्री कर दूंगा। बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। वेरी गुड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक खास फायदा क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिटेशन है, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, लेकिन जो सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी क्यों सेम है, कम से कम इस बात का तो एक्सप्लेनेशन वो दे ही देता है ना। तो ये चीज इसकी खास प्रॉपर्टी है कि जो एलिमेंट हैं सेम ग्रुप के वो क्यों सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, इस बात का एक्सप्लेनेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देता है और कहता क्या है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट मैच विद द हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली कौन होते थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है। वेरी गुड, क्योंकि ये नॉन मेटालिक होते थे। कौन सा सेट ऐसा है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, देखें किसी को याद है क्या। क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये अलग हो गया, फ्लोरीन तो हैलोजन में आ गया, तो ये बी। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द अप्रोप्रिएट पोजीशन। किसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, हाँ हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगी, और भी चीजें थोड़ा आंसर आ जाएगा। फिलहाल आज आप लोगों की क्लासेस में जितना आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल के बारे में वो काफी है, मेहनत करेंगे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ऐसा नहीं है। देन आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूँ।